यस। नमस्ते सर। नमस्ते। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। वेल सुमित, you are coming for civil services. Firstly, introduce yourself. सर मेरा नाम, जैसा कि आपको पता है, Get. Yes. Good. सर मेरा नाम सुमित कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट संभल उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मैंने रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली और एमए भी मैंने वहीं से हिंदी से रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से ही किया है और ये 2015 मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद से मैं इधर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी लाइकिंग्स के बारे में बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर मेरी हॉबीज़ जो है वो, मैं कभी खाली, वैसे तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं महाभारत को देखना पसंद करता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं महाभारत तो देखता आपने हूँ। महाभारत को देखना जो शुरू किया, या आप किस मतलब चरित्र से आप ज़्यादा परिचित हैं या ज़्यादा आपको पसंद है? सर वैसे तो मुझे महाभारत के लगभग सारे, मतलब कई पात्र इम्प्रेस करते हैं और अच्छे भी लगते हैं, उनका करेक्टर भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैं लाइक करता हूँ वो, और उनका जो कहीं ना कहीं मैं उनको कॉपी करने की जो कोशिश करता हूँ, वो जैसे कर्ण हुए, अर्जुन हुए और कृष्ण एक ऐसे पात्र हैं उसके अंदर कि उसके लिए तो हर व्यक्ति ही लाइक करता है। कृष्ण जी की कौन सी ऐसी स्पेशल आपको चीज़ है जो आपको अपने करेक्टर में मतलब दिखती है कि हाँ मैंने ये चीज़ कॉपी की है, मैंने उनसे सीखा है? आप कौन सी चीज़ ऐसी पाते हैं अपने करेक्टर में? कृष्ण से सर मैंने ये सीखा है कि जैसे शांत चित्त रहते हुए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, ये मैंने कृष्ण से कहीं ना कहीं सीखा है। क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन बाकी जो और कैरेक्टर हैं, जितने भी पात्र हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोमेंट आता है उस पर हाइपर हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण को आप देखेंगे तो वहाँ वो एकदम शांतचित्त और एकदम मंद मुस्कान से और किसी भी समस्या को वो बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव मुझ पर उनका दिखता है और मैं कोशिश भी करता हूँ उनको, मतलब इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करने में। आपने बताया आप डिस्ट्रिक्ट संभल से जी। बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट संभल तो अभी कुछ ही दिन पहले अस्तित्व में आया, तो आप ये बताइए इसके आसपास के पड़ोसी जो ज़िले हैं उनके नाम बता सकते हैं? हाँ सर, मैं बताइए। कोशिश कर सकता जी हूँ। जी। इसके संभल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2011 में, जैसा कि श्री सुश्री मायावती जी के टाइम में मतलब इसकी घोषणा की गई थी, नया डिस्ट्रिक्ट बना। और 2011 में ये 3 डिस्ट्रिक्टों को बनाया गया था, हापुड़, संभल और शामली के लिए। जैसा कि आपने कहा कि संभल डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें अमरोहा है, रामपुर है, मुरादाबाद है, बदायूं है और गंगा का बॉर्डर जो है बुलंदशहर से लगता है और कुछ उसका क्षेत्र मतलब गंगा से कनेक्टेड है, वो अलीगढ़ का भी लगता है, ऐसा माना जाता है। आपके ज़िले में लगभग लोगों की जो जीने का जो सहारा होता है, मतलब जो मेन इनकम सोर्सेज है, वो क्या है आपके ज़िले में? सर आजीविका का जो सोर्स है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो कृषि है। और वैसे रामगंगा और गंगा के दोआब के बीच का क्षेत्र जो पड़ता है तो काफ़ी फर्टिलाइजर लैंड है, तो कृषि मुख्य साधन है। इसके अलावा है पशुपालन है, दूध का काफ़ी अच्छा वो है। और इसके अलावा आपका इसके लिए जैसे संबल जो है सींग और हड्डी के लिए जाना जाता है, इंटरनेशनल इसका मार्केटिंग है। उसके अलावा जैसे गंगा वाला जो क्षेत्र है, गंगा से बालू का खनन, तो ये कई संसाधन मतलब वहाँ की अब उत्तर प्रदेश सर्विसेज में आप जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में आप ये बताइए, काफ़ी बड़ा प्रदेश है और उसमें जो ईस्टर्न और वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी जो है, वहाँ की पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसकी प्रॉब्लम्स आप क्या कैसे आते हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं कि ईस्टर्न जो यूपी है वो थोड़ा कम डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, और वेस्टर्न यूपी इज़
कंपैरेटिवली मच मोर डेवलप्ड, तो क्या क्यों हैं और आप कैसे देखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सर, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम बात करते हैं उनकी समस्याओं की, तो इसमें हमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। जी जैसे अगर इनका दोनों का तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहला तो जैसे ये हरित क्रांति जैसे आई थी, तो जी हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। उसकी वजह ये रही कि यहाँ पे एक तो दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र फर्टिलाइजर लैंड तो ये भी है और वो भी है, जी लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा प्रभाव रहा और यहाँ पे नलकूप व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। दूसरा ये है इधर सरकार का भी कहीं ना कहीं इधर ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, उधर इतना नहीं हो पाया और दिल्ली से दूर का क्षेत्र भी पड़ता है। और दूसरा कारण इसमें यह है कि जो पूर्वांचल है वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पानी ज़्यादा होने की समस्या है। तो इस वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें जो लाभ मिलना चाहिए था उसे, वो उससे कहीं ना कहीं वंचित रह गया। और इसके अलावा अगर और इसके अंतर की अगर बात की जाए, मतलब विकास का अंतर क्यों है, तो उसका वजह यह है कि वहाँ पे जैसे कई गैंग टाइप के जो लोग हैं जी जी वो वहाँ पे डेवलप हो चुके हैं पूर्वांचल में। और चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी हद तक काम किया गया, तो यहाँ पे लगभग सही रहा। तो विकास का ये भी और दूसरा ये सब कारण है। और इसके अलावा आप मान सकते हैं कि जैसे ये और इसमें नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा आप राजनीति जो है वो भी थोड़ा जी अलग जी टाइप जी की पड़ती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो आपके प्रेफरेंसेस क्या होंगे? आप मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहेंगे या पुलिस सर्विस में जाना चाहेंगे, या फिर और जो एजुकेशन विभाग है उसमें आपका प्रेफरेंसेस क्या है और सर क्यों है? सर मेरा प्रेफरेंसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। तो आपको क्या लगता है कि आप पुलिस में, अगर पुलिस विभाग में अगर प्रेफरेंस देंगे तो पुलिस विभाग में आप क्या अपना योगदान नहीं दे पाएंगे उस लेवल का जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में दे पाएंगे? क्या क्या मानते हैं आप, कैसे लगता है आपको कि सर आप अपना योगदान ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में देना चाहेंगे? क्यों प्रेफरेंस आपका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है? सर आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसका मैं आंसर ये देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, वो योग्यता मेरे अंदर है कि जी मैं पुलिस में जाकर भी अपनी अच्छे से सेवा दे सकता हूँ, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है, पोस्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं एक साथ कई चीज़ों से जुड़ सकता हूँ, जी समाज के हर पक्ष से जुड़ सकता हूँ, सरकार से भी प्लस समाज के भी हर पहलू से जुड़ सकता हूँ और वहाँ मैं अच्छे से अपनी सेवाएं दे सकता हूँ। जबकि पुलिस विभाग जो है वो पर्टिकुलर एक एरिया है, एक ही क्षेत्र है, तो उसी में मैं काम कर सकता हूँ, अच्छा बाकी में चलिए, करने तो का ये मुझे बताइए मौका नहीं आप कि मिलेगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना हैं तो आप कैसे एलिजिबल हैं? आप मतलब कैसे आपको मतलब ये पोस्ट दी जाए? हाउ आर यू एलिजिबल फॉर दैट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट इन यूपी? सर जैसा कि मुझे लगता है, मेरा खुद का एनालिसिस है अपने ऊपर, जी असेसमेंट मैंने किया है कि जैसे एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मुझे ऐसा तो लगता आपको है लगता है कि कि प्रॉपर आप में वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली क्वालिटीज़ हैं? हाँ, लगभग मुझे मेरे अंदर मुझे लगता है कि ऐसी हैं, और कहीं पे अगर कुछ कम भी हैं तो मैं उनका दूर करने का चलिए एक प्रयास करूँगा। परिस्थिति आपको बताते हैं, जी आप जी उसका जवाब दीजिएगा। जी आप मान लिया प्रमोट हो गए, आईएएस हैं, आप जिलाधिकारी हैं जिले के, तो दो सिचुएशन है सेम टाइम, आप ये भी बिल्कुल सेम टाइम। ओके। एक सिचुएशन है कि मॉब लिंचिंग मामला चल रहा है आजकल, तो मॉब लिंचिंग का मामला हो रहा है, ठीक है। और एक सिचुएशन है कि जो लड़कियां हैं उन पे जो तेजाब फेंकने वाला मामला होता है वो चल रहा है, तो दोनों पैरेलली हो रही हैं और आप जिलाधिकारी हैं, यू आर इन्फॉर्म्ड बाय योर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स। ओके। तो आप ये बताइए कि आप मॉब लिंचिंग वाले मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, मतलब आप फिजिकली कहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रेजेंट कहाँ पे फिजिकली होना चाहेंगे? हालांकि आप सबॉर्डिनेट भी भेज सकते हैं अपने दूसरी जगह, लेकिन आप ये बताइए प्रेफरेंसेस आपके कहाँ होंगे कि आप जहाँ पे जाके खुद प्रेजेंट होकर आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं? कौन सी सिचुएशन? सर जैसा कि आपने कहा, एक मॉब लिंचिंग वाली है और दूसरी ये है, वहीं दूसरी तरफ
मैं एक जिलाधिकारी हूँ डिस्ट्रिक्ट का, जी तो सारी अथॉरिटी मेरे पास है मौजूद। जी तो पहली बात तो ये है कि मेरे पास वो सारे संसाधन हैं जिनके माध्यम से मेरे अधीनस्थ भी हैं और बाकी पूरे अधीनस्थ हैं, लेकिन आप खुद उपस्थिति होकर ज़्यादा अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से स्थिति संभाल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ पे उपस्थित होना चाहेंगे दोनों सिचुएशंस में? व्हाट विल योर प्रेफरेंसेस? सर ये ठीक है, लेकिन ऐसा है ना, जब मेरे पास अधिकार है कोई ना कोई, तो उसके तहत उसका यूज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं उस जगह, हाँ ये है मैं जाऊंगा वो सिचुएशन को देखते हुए कहाँ पे जैसे अभी मॉब लिंचिंग जैसे एट ए टाइम हो रही है, जी या फिर तेजाब की जैसी घटनाएं वो हो चुकी होगी, जी और मॉब लिंचिंग का जैसे किसी ने बताया कि मॉब लिंचिंग हो रही है, तो मैं और ये घटनाएं उस क्षेत्र विशेष में ही होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े क्षेत्र में कहीं दूसरे कोने पे कहीं होंगी प्रदेश के। जी तो मैं दोनों जगह ही जा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके लिए जैसे तमाम और अधीनस्थ अधिकारी हैं, मैं उनसे तुरंत रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ। जैसे क्षेत्राधिकारी हैं या फिर वहाँ के एसडीएम हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए मैं भेज सकता हूँ, और फिर जैसे भी सिचुएशन होगी तो आप प्रेजेंट कहीं पे नहीं होना चाहेंगे? नहीं, मैं हैंडल करूँगा। हैंडल सिर्फ करेंगे, आप प्रेजेंट कहाँ पे होना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं प्रेजेंट अगर जहाँ ज़रूरत होगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा मुझे कहाँ पे जाने की ज़रूरत है ज़रूरत ऐसी? कौन सी दोनों सिचुएशन में कहाँ की, आप कहाँ पर आपको ज़रूरत है आपकी? आपको कैसा लगता है कि आपको जहाँ पर 3-4 लड़कियाँ, एक ज़्यादा लड़कियाँ, उन पे तेज़ाब का मामला चल रहा है, एक मॉब लिंचिंग मामला चल रहा है, एट ए टाइम सिचुएशन हो रही है, तो प्रेजेंट वाली बात आपने अभी नहीं बताई। सर, जैसा कि आपने ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन आप अगर मुझसे कर रहे हैं, तो मैं इसका आंसर ये देना चाहूँगा कि जैसे तेजाब वाली जो घटना है, तो उसको मेरा अधीनस्थ है, जो भी है वहाँ पे अधिकारी, मैं उनको भेज दूंगा। मॉब ब्लीचिंग वाला चलिए क्योंकि चलिए, बड़ा कोई बात मैटर है, तो मैं वहाँ पे नहीं। ओके ओके। सॉर्ट आउट। अभी बताइए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको रुचि है। हाँ सर, बिल्कुल। आप ये बताइए कि भारत और रूस के रिलेशंस व्यक्तिगत रिलेशंस की तरह रहे हैं, हिस्टोरिकल रहे हैं, इमोशनल रहे हैं, लेकिन रूस कहीं ना कहीं अपने आप को भारत से अलग थलग थोड़ा थोड़ा पा रहा है कि भारत का मूवमेंट या झुकाव अलाइड पावर यूएसए की तरफ झुका हुआ है। तो क्या क्या डिफरेंसेस मानते हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो रूस को ऐसा लगता है कि भारत का अलाइड या भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ हो रहा है, स्पेशली आफ्टर कोल्ड वर्ल्ड वार पीरियड? क्योंकि कोल्ड वार पीरियड में तो वो बहुत अच्छी तरह से क्लोज इमोशनल क्लोज रिलेशंस थे। आप कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो इंडिया और रसिया के बीच में हैं जो भारत को उधर की तरफ झुकना पड़ा, या अपने आप को अलग पा रहा है रूस? सर, जैसा कि रसिया और भारत के रिलेशन की अगर बात की जाए, तो हमारे आज़ादी के बाद से टाइम से ही हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं। मतलब एक मित्रवत संबंध रहा है, और समय समय पर इस चीज़ को प्रूव भी किया है, भारत ने भी और रूस ने भी। जी लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे रहा, जैसा कि हम श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में भी दे सकते हैं कि रूस ने हमारा साथ जी दिया जी था, बिल्कुल। और बांग्लादेश आप के मुझे पॉइंट्स नेतृत्व में। बताइए ऐसे कि कौन कौन से डिफरेंसेस रूस फील कर रहा है कि भारत ने ये काम कर दिया, इसलिए मुझे हमें लग रहा है कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि वो अमेरिका का अलाइड है। रूस ऐसा कहता है, ये मानता है, कहता नहीं है लेकिन मानता है। तो ऐसे कुछ 2-3 या कोई पॉइंट आप गिना सकते हैं कि जो लगे कि हाँ रूस का झुकाव, सॉरी इंडिया का झुकाव रूस की और यूएसए की तरफ है? सर, इसमें जैसे आप देखिए, जैसे ईरान से हमारा तेल आयात का जो संबंध था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के एक तरह से दबाव ही समझिए उसके अच्छा, आप ये को कम बताइए कि करना ये। यूएस इंडो यूएस न्यूक्लियर जो डील है, आपको नहीं लगता है वो डील होने के बाद मतलब रूस का जो थिंकिंग है वो थोड़ा इंडिया के प्रति चेंज हुई है? या मतलब भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो 50-60% लगभग रूस से इम्पोर्ट हैं, लेकिन अब उसका शिफ्ट दूसरी तरफ हो रहा है, इसराइल की तरफ हो रहा है, यूएसए की तरफ हो रहा है भारत का। तो वो क्यों हो रहा है, आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? सर, डिफेंस क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो भारत सबसे बड़ा आयातक देश है रूस का, जी हथियारों के मामले में आज भी। और रही बात यूएसए की तरफ झुकना या इजराइल से हमारा आयात बढ़ना, तो ये हमारी सिक्योरिटी पे भी, ये हमारा निजी हित भी, मतलब हमारी सिक्योरिटी के लेकर भी निजी हित भी हो सकता है। जैसे हमारा रूस है, वो उस डिमांड को पूरा ना कर पा रहा हो, इस वजह से हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रूस से संबंध मतलब खराब होता जा रहा है। हमारा संबंध आज भी उसी प्रकार क्या का विचार आपको क्या बरकरार है। लगता है कि जो कोल्ड वार पीरियड था उसमें जो फ्रेंडली कॉस्ट होती थी भारत को
इक्विपमेंट सप्लाई करने की रूस की, वो ज़्यादा बढ़ा दी गई, अब सबके बराबर है, ऐसा आपको लगता है? या नहीं भारत उससे भी थोड़ा बहुत मतलब अपने आप को बेटर फील नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा तो मेरे हिसाब से ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये है, रूस से हमारे संबंध थे, अमेरिका से उस लेवल पर संबंध हमारे नहीं थे। लेकिन हाल के वर्षों में अभी देखा जा रहा है कि अमेरिका से भी हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है अमेरिका से हो रहा है तो हमारा रूस से खराब होता जा रहा है। हम दोनों का बैलेंस बना करके चल रहे हैं, भारत सरकार दोनों का बैलेंस बना करके चल रही लेकिन है। हाल ही और के हम वर्षों ये से तो ऐसा चाहते लग रहा हैं। है कि यूएसए के ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं। कौन? अच्छा ये बताइए, यूएसए से भारत की नज़दीकियाँ आप कैसे आंकते हैं? यूएसए से जैसे अभी हमारा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की जो टॉक होती है हर साल जो जी, हो रही है, बायलैटरल। बायलैटरल टॉक जो हो रही है, जी। वो उसको देखते हुए प्लस जैसे यूएन में भी कई मुद्दों पर जैसे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो समर्थन करता दिख रहा है। भाई इजराइल के संबंध में भी भारत की नीति जो मतलब बदली है और जो क्लोज रिलेशन हुआ है तो उस पर कहीं ना कहीं। चलिए अब ये बताइए कि क्या महात्मा गांधी जी के होने से इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो भारत को आज़ादी मिली, क्या महात्मा गांधी जी नहीं होते, या आई मीन एलिमिनेट अगर हम करके मानते हैं, तो क्या भारत को देर से आज़ादी मिलती या नहीं मिलती, या क्या प्रभाव उसका होता कि महात्मा गांधी के विड्रॉल से, अगर महात्मा गांधी मान लिया विड्रॉयल कर लेते अपने आप को या अलग हट जाते मूवमेंट से, क्या इंपॉर्टेंस था महात्मा गांधी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में और भारत को आज़ादी दिलाने तक? कैसे आंकते हैं इस चीज़ को आप? सर, इंडियन नेशनल मूवमेंट में और जहाँ तक भारत की आज़ादी के संबंध में अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर उनके जैसे महात्मा गांधी अगर ना होते या फिर वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते तो ये मुझे लगता है कि इस पर तो राय देना मुश्किल है। लेकिन हाँ ये है कि वो अगर गांधी जी ना होते तो जो अभी हमें भारत मिला है, जी। जिस भारत की हम जो गांधी जी ने कल्पना की थी और जिस भारत का हमारे का निर्माण हुआ, जिस राष्ट्र का निर्माण हुआ, शायद इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। जी। जी। अभी बताइए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जो पॉलिसीज यहाँ हैं, प्रशासनिक नीतियाँ रही हैं, वो आज के दौर में कहाँ तक रेलिवेंट हैं? आप कैसे आंकते हैं इस चीज़ को? रिलेवेंट उसकी सर ये है कि जैसे अकबर जो था वो जैसे अपने पड़ोसी थे, जैसे राजपूताना उसकी नीति थी, तो कहीं ना कहीं वो अपने पड़ोसियों को एक उदार नीति का उसने सिंबल दिया था। तो और जो मुगल शासक थे उन्होंने उदारता नहीं अपनाई, उनके जो पहले के शासक रहे? अकबर की तुलना में अगर देखा जाए तो उसकी जो नीति थी वो बहुत काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थी। उदारवादी। हाँ, वो ज़्यादा ब्रॉड थी और उदारवादी थी। और उसने जैसे क्षेत्र वाइज जी। जोन वाइज जैसे राजपूताना नीति अलग थी, साउथ के लिए अलग थी, पश्चिम के लिए अलग थी। तो उसने मतलब इसका कैटेगराइजेशन करके और जहाँ जैसी ज़रूरत थी जिससे संबंध अच्छा किया जा सकता है उसने उस नीति को लागू किया। और वही भारत सरकार आज कर रही है, जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ, जैसे गुजरात नीति हमारी है, कहीं ना कहीं वो प्रभाव हमारा दिखता है। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, राजा राम मोहन राय एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे जी। और उनको जैसे कई भाषाओं का, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था। जी। और धर्म सुधार आंदोलन में भारतीय पुनर्जागरण के दूत के नाम से उनको जाना जाता है। और दूसरा, भारतीय समाज सुधार में उनका काफ़ी अहम योगदान है और पहले ऐसे व्यक्ति थे इन्होंने इसके लिए कार्य किया, जैसे सती प्रथा के संबंध में उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिल करके और उसको ख़त्म कराने के लिए मतलब प्रयास किया था और कराया उसके लिए। अच्छा, आप ये बताइए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो अभी हाल ही में भारत अच्छी तरह से कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें की हैं भारत में, तो आप कैसे इस चीज़ को आंकते हैं कि भारत का ये बहुत पहले डेवलप हो जाना चाहिए और डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ था? 2008 के बाद जो 26/11 था उसके बाद भी भारत अच्छी तरह से ही कर पाया, उससे पहले नहीं कर पाया, जबकि 1999 का भी भारत ने सिचुएशन देखी है और अमेरिका ने भी मना कर दिया था भारत को इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी सैटेलाइट जो प्रोवाइड करने से। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी को IRNS के डेवलपमेंट से कैसे आंकते हैं? सर, मेरा मानना इसमें ये है कि जैसे एक लोकोक्ति भी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी। तो
अगर 99 से पहले की अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी इतनी बड़ी कोई चुनौती नहीं थी, और जो थी वो सॉर्ट आउट हो रही थी, और जी। हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। तो अमेरिका से हमारा मतलब जो नेविगेशन सिस्टम है वो चल रहा था ठीक ठाक। लेकिन जैसे ही 99 का दौर आया और पाकिस्तान से हमारा कारगिल वॉर जो हुआ था, जी। उसमें हम देखेंगे इसकी हमें, क्योंकि वहाँ के जो ऐसे बीहड़ एरिया थे और ऐसे पहाड़ी क्षेत्र थे, दुर्गम क्षेत्र, जहाँ से हम कोई लोकेशन नहीं जान पा रहे थे, तो उसकी जानकारी जुटाने के लिए, उसके चित्रों के लिए हमने अमेरिका से किया था, जी। कहा था। लेकिन चूँकि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के कहीं ना कहीं गोद में बैठा हुआ था, तो उसने हमसे मना किया। तो जब तो ये परिस्थिति जब ऐसी बनी कि नहीं, इस चीज़ की हमारे लिए ज़रूरत है। और दूसरा ये है, जैसे टेक्निकल फील्ड में भी उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे देश ने मतलब सरकार ने इस पर ध्यान दिया और ग्रोथ पकड़ी। और दूसरा हमारा इसरो का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और तो तो आगे चल कर के आप ये देख बताइए, सकती है। इसरो का जो अचीवमेंट हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया की है, हम्म, तो आप कैसे आंकते हैं उस चीज़ को कि भारत का जो ओहदा बढ़ा है इंटरनेशनल लेवल पे, जी। तो क्या वो जो स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह है, क्या उसमें भी इसका योगदान है? इसरो टेक्नोलॉजी का भारत का ओहदा बढ़ने का, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भारत की सुधरी है, जो जो बहुत अच्छी हुई है। और जो जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के दौर से वो जो एक डेवलपमेंट की जो चेन शुरू हुई थी, जी। क्या अभी भी वो कंटिन्यूसली है? आप कैसे आंकते हैं इसमें? आप मंगलयान या चंद्रयान हो, आप कैसे इस चीज़ को देखते हैं? जी सर, ये ठीक है, किसी भी देश की अगर साफ इंटरनेशनल लेवल पर अगर बननी है तो उसके लिए कई चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। तो सिर्फ इसका भी तो महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं अगर आप? वहीं उसी के अंतर्गत अगर इसरो को अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा अहम योगदान है भारत की साख को इंटरनेशनल को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व लेवल पर बढ़ाने के लिए। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में आज हम देख रहे हैं मंगल ग्रह तक जो सफ़र हमारा किसी टाइम पर आज़ादी के बाद उससे कहते हैं बैलगाड़ी से स्टार्ट हुआ था, जी। और वो मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत भी है, अचीवमेंट भी है, और यही कारण है इन्हीं सभी, जैसे चंद्रमा पर अभी हमने चंद्रयान फर्स्ट गया था, हालांकि वो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था, और लेकिन उसका पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन उसका आधा पार्ट सक्सेस रहा। लेकिन तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में जो युद्ध, अगर कहीं पे युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है तो वो स्पेस में ही लड़ा जाएगा, और तकनीकी ही उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी हर देश के तो लिए। भारत की सिचुएशन आप अच्छी मानते हैं स्पेस हाँ। टेक्नोलॉजी में? चलिए ये बताइए आप कि जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं, अपने जो पड़ोसी देश हैं, चीन वगैरह ये सब लोग, जी जी। तो इसमें आप अपने जो सिचुएशन है इन स्पेस टेक्नोलॉजी, उस तरह को कैसे एशिया, मतलब इस एशिया में कैसे मानते हैं? क्या आप लीडिंग है या आप चीन के बाद हैं, या कैसे मतलब चीन को ओवरपावर करने के बारे में सोचते हैं? क्योंकि एंटी सैटेलाइट्स का जो काम भारत का काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो अभी सक्सेसफुल लगभग जी 2-3 साल पहले हुआ है, तो एक भारत की जो साख है वो कैसी बनी है चीन की तुलना में एंटी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद? जैसा कि एशिया के संबंध में अगर बात की जाए तो ये, चूँकि चीन हमारा वैसे भी कंपटीटर है, पड़ोसी भी है, और चीन की जो ग्रोथ है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। और उसी संबंध देखा जाए कि स्पेस टेक्नोलॉजी में चाइना ने काफ़ी ग्रोथ की है, ऐसा नहीं है कि उसने भी ग्रोथ नहीं की है इसमें। और वो भी हमसे पहले चंद्रयान पर या फिर मंगल ग्रह के बारे में वो भी पहुँच, उसने मतलब अपनी पहुँच बनाई है। लेकिन भारत उस दौड़ में अब काफ़ी मतलब उसके बराबरी पर है। और उसी संबंध में भारत की अगर साख की बात की जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो चाइना की अपेक्षा एशियन कंट्री जो हैं उनका विश्वास कहीं ना कहीं भारत पे इन चीज़ों से बढ़ रहा है। क्योंकि उसकी जो विस्तारवादी जो नीति है तो वो कहीं ना कहीं डर पैदा कर रही है उसके पड़ोसी देशों के लिए। तो उसमें एक कारण स्पेस टेक्नोलॉजी का भी होना है। जी। तो जो बाकी उसके पड़ोसी थे वो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई देश हो जो इसकी कंपटीटर बने, और जो हमारे लिए मतलब हम स्वच्छंद रूप से अपना विकास कर सकें। तो कहीं ना कहीं भारत ने वो माहौल पैदा किया है, और मतलब भारत दिन प्रतिदिन इसमें ग्रोथ कर चलिए रहा एक बात और बताइए, आप ये बताइए कि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक है। कंट्री जी। है, तो आप डिक्टेटरशिप को या फिर डेमोक्रेसी को, कौन सी वैल्यूज़ को आप ज़्यादा वरीयता देते हैं और कैसे? क्या डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही है, या फिर डिक्टेटरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही है? कैसे, किस चीज़ को आप ज़्यादा आंकते हैं और कैसे, हाउ?
सर जैसा कि अभी वर्तमान समय में एक आम धारणा है कि शासन करने का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है, शासन करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो डेमोक्रेसी है, तो जी। लोकतंत्र सब शासन करने का सबसे अच्छा माध्यम माना गया है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो डिक्टेटरशिप है जी। या फिर जो राजतंत्र है या फिर धर्मतंत्र हो गया तो वो गलत था, क्योंकि एंशियंट काल में अगर हम भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो एंशियंट काल में जैसे अशोका का शासन हो गया जी। और गुप्त साम्राज्य हो गया, तो ऐसे कई ऐसे तो राजतंत्र अमेरिका भी। और इंडिया और ब्रिटेन जैसे जो कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेसी से काफ़ी डेवलप्ड हुए हैं वर्तमान समय में या आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल सर। तो दूसरी तरफ चीन जैसे लोग भी काफ़ी एडवांस्ड हुए हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? दोनों चीज़ पैरेलली चल रही हैं वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो। हाँ सर, ऐसा है इसमें कि क्योंकि ब्रिटेन में और अमेरिका जो है सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो इन्होंने काफ़ी ग्रोथ की है। और इसमें दो चीज़ें हैं, ये पश्चिमी जो पूरा क्षेत्र है जी। वो पूंजीवाद को जिसने अपनाया, वहीं जैसे पूर्वी क्षेत्र है रसिया चाइना वगैरह, इन देशों ने समाजवाद के लिए अपनाया। तो उसमें जैसे चाइना के संबंध में अगर बात की जाए तो चाइना ने समाजवाद जो कम्युनिज्म है उसका और पूंजीवाद का दोनों का गठजोड़ कर लिया है। जी। तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप के माध्यम से डिक्टेटरशिप को साथ लेकर के और पूंजीवाद को दोनों का हालमेल करते हुए और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दोनों में से ठीक कौन सा है, तो चाइना का जो जो नीति है या उसकी जो डिक्टेटरशिप है वो कहीं ना कहीं तानाशाही दिखती है, और वो एक आम नागरिकों की जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करती है, और वो मतलब ठीक नहीं कही जा सकता है उसकी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फ्यूचर फॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन इन यूपी थैंक यू। एडमिशन सर्विस। ओके। थैंक यू। चलो।